Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. Thank you for showing so much love and so much support to all the videos that I have been putting out. So I was continuing with chapter number 2 and chapter number 11, but there was a special request from one of my students to do chapter number 9. So here is the chapter number 9, that is financial management. So before starting with understanding the meaning of financial management, let's start with a simple example. So your father gets his salary. आपके पापा को उनकी सैलरी मिलती है, राइट? सैलरी उनके लिए फाइनेंस है, उनको पैसा मिल रहा है. किस सोर्स से? अपने एम्प्लॉयर से, और वो उनको सैलरी के फॉर्म में मिलता है. उसके बाद आपके पापा उस सैलरी के अमाउंट का क्या करते हैं? या तो वो उस सैलरी के अमाउंट को कोई एसेट खरीदने में लगा देते हैं, जैसे कि कभी कार लेनी पड़ती है, कभी रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ता है, एसी खरीदना पड़ता है, ये सब हो सकता है. या फिर वो पैसे को जोड़ के रख लेते हैं. किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, रेंट भरने के लिए, अगर आप लोग रेंट पे रहते हो, वाटर का बिल भरने के लिए, आपके स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, राइट? या फिर इस सब के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो आपके पापा या तो उस पैसे को सेव करके रख लेते हैं या फिर उसको और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, राइट? सो वही होता है फाइनेंसिंग. अब इस प्रोसेस के थ्रू आप बिल्कुल ईजीली समझ जाओगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. सबसे पहली चीज़, किसी सोर्स से पैसा आता है, उसको हम लोग फाइनेंसिंग कहते हैं. जब हम उस सोर्स से आए पैसे को कहीं पर लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं. जैसे कि आपके पापा ने अपनी सैलरी को या तो एसेट खरीदने में लगाया या फिर उन्होंने उस पैसे को इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, आपका स्कूल का फीस भरने पे लगाया. अब उस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो आपके पापा ने या तो उसको सेव कर लिया या फिर उस पैसे को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे कि आपको दे दिया पॉकेट मनी के लिए, आपकी मम्मी को दे दिया घर खर्च करने के लिए, राइट? तो यही होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management refers to the process of efficient acquisition of finance, efficient allocation of finance, and efficient distribution and disposal of finance. अभी के लिए सिर्फ इतना, ठीक है? अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने ये 3 जो बातें करी कि फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस इन्वेस्ट हो रहा है और फाइनेंस फिर एंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर इस टाइम पर लिखे हुए हैं. जैसे कि सबसे पहला डिसीजन, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, राइट? जैसे कि आपके पापा को उनकी सैलरी के थ्रू पैसा मिल रहा है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा लाने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डिबेंचर्स, लोन्स, एंजल फाइनेंसिंग. ये सब तरीके होते हैं जिससे हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन गेट मनी फ्रॉम दीज सोर्सेज, राइट? अभी के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, जस्ट एक ब्रीफ समझ के चलना है, ठीक है? उसके बाद जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए मार्केट के अंदर और थोड़ा सा पैसा आ गया. अब जो पैसा आ गया उस पैसे का क्या करना है, राइट? उस पैसे का क्या करें? सपोज हम उस पैसे को आइडल तो रखेंगे नहीं, छोड़ तो नहीं देंगे कि चलो पड़ा रहे, नहीं. हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन करेंगे, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे. वही होता है हमारा सेकंड डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, राइट? तो हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. अब आपके पापा के एग्जाम्पल के अंदर या तो वो कोई एसेट खरीदते हैं तो उसी को इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि हम या तो उसको फिक्स्ड कैपिटल के अंदर लगा रहे हैं, राइट? या फिर हम वर्किंग कैपिटल के अंदर लगा रहे हैं.
अब ये चीज़ आप अपनी 11th की अकाउंटेंसी में सीख कर आए हो कि क्या होती है, ठीक है। तो या तो आप उस पैसे को फिक्स्ड एसेट में लगा रहे हो या फिर वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हो, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल। अब जब हमने सेकंड डिसीजन देख लिया कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पापा उसको एसेट जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, रेफ्रिजरेटर, एसीज हो गए, कार हो गई, ये सब खरीदने में लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। या फिर अगर वो उसको बचा कर रखते हैं, जैसे कि मैं मतलब रेंट पे कर दूंगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूंगा, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। पैसा आया, पैसा इन्वेस्ट हुआ। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि पैसा जब प्रॉफिट बच जाता है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सारी की सारी पेमेंट्स या ऑब्लिगेशंस मीट करने के बाद, जैसे कि अपने लोन पे इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस में, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास दो डिसीजन होते हैं, जैसे कि या तो वो उसको रिटेन कर ले, या तो वो उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बचा कर रख ले, या फिर उसको वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस में पैसा बच जाता है अपनी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन उस पैसे को या तो बचा कर रख लेती है या फिर उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देती है, राइट। या तो वो उसको बचा कर रख लेती है या फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अभी जो हमने 3 तरीके के डिसीजंस देखे जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं कि आप पैसा कहाँ से लोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन तीनों को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कहते हैं। ये 3 तरीके के डिसीजन होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं लानी है और सिर्फ एक डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखना है कि इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर्स दैट डील्स विद एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient allocation of finance and efficient distribution of finance। ये तीनों टर्म्स के वे में आप इसकी डेफिनेशन को समझाओगे। डेफिनेशन समझाते हुए अपने दिमाग में सिर्फ वो एग्जाम्पल याद रखना है अबाउट योर फैमिली। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ रोल्स समझते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डिसीजन है वो कैसे अफेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और कौन कौन सी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है तो मैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता रही हूँ, राइट। मुझे परफेक्टली बताना होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस चीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल के अंदर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट सबको पता है, ऐसी कोई एसेट दैट इज विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विच इज मोर देन 1 ईयर, राइट, जिसको आप 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। क्या आप टीवी को 1 ही साल में बेच देते हो? नहीं। एसी को 1 साल में बेच देते हो? नहीं। कोई मशीनरी खरीदते हो उसको 1 साल में बेच देते हो? नहीं। ये होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या साइज होना चाहिए, मतलब कि हाउ मच, कितना इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, और कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, मतलब किस तरह की फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला डिसीजन ये होता है। अब ये किस डिसीजन से अफेक्ट होगा, अभी हमने पीछे स्टडी किया है कि ये इन्वेस्टिंग डिसीजन से अफेक्ट होगा, राइट। इन्वेस्टिंग डिसीजन से ये साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इफेक्ट होगा और ये मैंने मेंशन भी किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट तो देख लिया, करंट एसेट क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर,
ठीक है, इजी लैंग्वेज में ऐसी कोई चीज़ जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपनी साइड वाली नुक्कड़ की दुकान से कुछ खरीदने जाते हो और वो आपको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा बाद में पे कर देना, क्या वो 1 साल से बाद में पे करोगे? नहीं। शॉपकीपर के लिए वो वाली एसेट 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। आप 1 साल के अंदर अंदर उनको पैसा पे कर दोगे ना, तो वो उनके लिए करंट एसेट होती है। करंट एसेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होती है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ कैश पड़ा है मेरे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेकंड डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये लिया जाता है कि यार मेरे पास करंट एसेट्स कितनी हैं, मतलब कि हाउ मच लिक्विडिटी डू आई हैव इन माय हैंड, मैं कितनी जल्दी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे कर सकता हूँ। सो इसको लिखते हुए हमारे को 3 पॉइंट्स को मेंशन करना है। सबसे पहली बात, दैट अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड द कॉम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू मेंशन इज कि ये आपको लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करते हैं और आपको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को जल्दी से पे करने में हेल्प करते हैं ये करंट एसेट्स। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करंट एसेट्स का डिसीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फिक्स्ड एसेट का डिसीजन इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा सारा का सारा पैसा गाड़ी, बंगला, एसी, फ्रिज इस सब में तो लगा देते हैं, कुछ भी नहीं रखते आपकी फ़ीस पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। कल ही आपकी बिजली कट जाएगी, कल ही आपको पानी सप्लाई होना बंद हो जाएगा, फिर क्या हुआ? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गिरी गई, राइट। आपको ये सब चीज़ें तो मिल नहीं रही, अब घर आपका छिन जाएगा क्योंकि आप रेंट नहीं पे कर रहे हो, है ना। तो क्या करोगे उसका गाड़ी का या एसी का या फ्रिज का, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सारा का सारा क्या पैसा मैं फिक्स्ड एसेट में लगा दूँ? मशीनरी तो खड़ी कर दी लेकिन सैलरी देने का पैसा रखा नहीं, या मैंने रेंट पे करने का पैसा अपने पास रखा नहीं। अब मेरे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, प्लस मैं अगर रेंट पे नहीं कर रही तो मेरे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, वाटर कट हो जाएगा, प्रोडक्शन कैसे करूँगी? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। करंट एसेट्स में उससे भी ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, बट अभी के लिए आपके लिए यही समझना इनफ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला डिसीजन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। So students, the third role of financial management is determining the amount of long term and short term financing. अब कुछ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है। फाइनेंसिंग क्या था? हम फाइनेंस कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, राइट। पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकता है ना। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त से लेते हो तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए देगा, वो क्या कहेगा कि मेरे को कल ये पैसा लौटा दियो। अगर आप बैंक से लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए दे देगा एज़ कम्पेयर टू आपका फ्रेंड। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर्स को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अमाउंट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस का अमाउंट। जैसे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर क्या आता है? ओनर्स इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर्स, राइट, या फिर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी यूजुअली 1 साल के तो होते ही हैं यूजुअली, ओके। तो ये भी लॉन्ग टर्म हो गया। वेयर एज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म से कितना सोर्स आएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब फाइनेंशियल मैनेजर के पास एक और टास्क होता है, डेब्ट और इक्विटी के रेशियो को मेंटेन करना या फिर डिटर्मिन करना कि कितना होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को मेंशन करते हुए आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, या फिर इसको बोल दो कि क्रैम कर लेनी है या फिर समझ लेनी है आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। डिबेंचर्स जो होते हैं बेटा या फिर डेब्ट जो होता है वो लेस कॉस्टली होता है एंड मोर रिस्की होता है। इसका क्या मतलब है?
सपोज एक फर्म एक साल में प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लेकिन फिर भी उसको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, तो ये मोर रिस्की हो गया। बट इसी वजह से ये लेस कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती डिबेंचर होल्डर्स की और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जैसे कि 10% पे। और 10% इतना कॉस्टली नहीं माना जाता है, या मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, अगेन आप इसको फिक्स नहीं मानोगे। तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड ये मोर रिस्की होते हैं। वेराज इक्विटी जो होता है बेटा वो मोर कॉस्टली होता है। इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो यूजुअली क्या कहते हैं, यार मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, तुम मुझे पे करेगा भी या नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं कॉस्ट से ज़्यादा लूँगा, मतलब मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए अपने इक्विटी अमाउंट पे, मतलब ये कॉस्टली होता है। मुझे एंड में इसके ऊपर जो पेमेंट करनी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, राइट, एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर्स। तो ये कॉस्टली ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा महंगा पड़ेगा एंड में, है ना। लेकिन ये लेस रिस्की होता है क्योंकि प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो मैं कुछ पे नहीं करूँगी एज अ कंपनी। इसको मैं कह दूँगी कि मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला तो जा, इस साल तक को कुछ नहीं मिलेगा। तो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। आप मेंशन करोगे कि डेट जो होता है वो लेस कॉस्टली एंड मोर रिस्की होता है, वेयर एज इक्विटी मोर कॉस्टली एंड लेस रिस्की होता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि डेट अच्छा है इक्विटी अच्छा है, नहीं, फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। यूजुअली फाइनेंशियल मैनेजर इनका एक मिक्सचर बनाकर चलता है, ठीक है। तो यही हमारा फोर्थ रोल है कि डिसाइड करना कि कितना डेट और इक्विटी का रेशियो होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स द पॉइंट नंबर 5 इज ऑल द आइटम्स इन P&L अकाउंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सारे डिसीजन होते हैं वो हमारे P&L अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो P&L अकाउंट में क्या होता है, इस साइड पर एक्सपेंसेस आते हैं और इस साइड पर इनकम आती है, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जो डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, पैसा ले लिया, इन्वेस्ट करने की बारी आई तो मैंने सोचा चल मशीनरी में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लो जी डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा, एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। और भी तरीके के डिसीजंस जैसे कि एक्सपेंसेस, राइट, तो ये भी एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो भी पैसा आ रहा है एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज़ होगा और एक्सपेंसेस फिर से P&L को अफेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ P&L को अफेक्ट करती हैं क्योंकि जो इनके अंदर डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस और इनकम्स को बढ़ाते या घटाते हैं और वो P&L में इफेक्ट लाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अब अगला जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FM क्या होते हैं या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों की जाती है, ठीक है। आप जो भी चीज़ लाइफ में करते हो उसके पीछे एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होता है, राइट। आप पढ़ाई क्यों करते हो, आपका गोल क्या है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, या फिर आप एक ट्रिप प्लान क्यों करते हो ताकि आपका गोल अचीव हो सके, एंजॉय करना ट्रिप के थ्रू, है ना। तो हर चीज़ जो भी आप लाइफ में करते हो उसके पीछे एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ये लिखा हुआ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू इंक्रीज। ये सुन के बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट ये बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं एक कंपनी सपोज टाटा पावर बोलती हूँ मैं, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल वंस अगेन, मैं टाटा पावर के 50 शेयर्स खरीद रही हूँ, सपोज, ओके, ओनली सपोज 50 शेयर्स खरीद रही हूँ और वो 100 रुपये ईच के हैं, तो ये 5000 की मेरी क्या हो गई,
वैल्यू हो गई जो मैंने इन्वेस्ट की है शेयर्स के अंदर। अब मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट क्यों करती हूँ? इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आज जो मैंने ये 100 रुपये का शेयर खरीदा है वो कल को मेरे को ऐसा लगता है कि यार 150 का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। मेरे लिए तो देखो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये 150 का हो जाता है तो, क्योंकि मैं इसको 150 में बेच दूंगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे कि 50 इंटू 150 दैट इज 7500, राइट। सो मैं क्या बोलूँगी, मैंने 5000 में ख़रीदा था, मैं 7500 में बेच दूंगी तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2500 का, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ। अब यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि एक शेयर होल्डर जैसे कि मैं नेहा को गेन कब होगा? नेहा को गेन तब होगा जब उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, है ना। क्योंकि नेहा ने जितने शेयर्स खरीदे हैं वो तो फिक्स रहेंगे, बट नेहा की वैल्यू या फिर वेल्थ कब इंक्रीज होगी? जब मैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज कर दूंगी, है ना। सो पहला ऑब्जेक्टिव या फिर ओनली ऑब्जेक्टिव बोल सकती हूँ, बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं पूनम गांधी में या और भी बुक्स में वो इसके अंडर आते हैं, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज मुझे अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दिख रहा है आपको, ये मैं इंक्रीज कर रही हूँ उनकी वेल्थ को। और वेल्थ का फॉर्मूला या वैल्यू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हमने यहाँ देखा, मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दैट इज 100। फिर मैंने बोला कि वो प्राइस 150 हो गया तो हमारे पास 7500 की वैल्यू इंक्रीज हो गई उनकी, है ना। सो मेरा ऑब्जेक्टिव एफएम का क्या है? टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। आया कुछ समझ? चलो, अगर नहीं आया तो फिर से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एफएम का? वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज करना, वैल्यू ऑफ द शेयर को इंक्रीज करना, और वैल्यू ऑफ द शेयर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और वैल्यू ऑफ द शेयर या फिर वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज करके, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स रहते हैं। फिर ये एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं, राइट। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसीलिए लिए जाते हैं ताकि वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। और अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन जो कि आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है तो उसको एफिशिएंट कहा जाता है ना। कोई भी डिसीजन जो आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा वो एफिशिएंट कहलाया जाएगा, ओके। अब उसके बाद नीचे उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि अगर आप वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हो ना तो उसके साथ अपने आप ही कुछ चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अब वो हम एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स को इंडिविजुअली समझते हैं। सो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कहता है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमने अभी ऑब्जेक्टिव देखा ना कि मुझे अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मुझे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस इंक्रीज करके देना है। अगर मैं वो फुलफ़िल कर रही हूँ इसका मतलब मैं 4 चीज़ें और ऑटोमेटिकली फुलफ़िल कर ही रही होंगी, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो ये कहना चाह रहा है अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही होगी। मतलब अगर आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है ना तो इसका मतलब आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। इसको समझते हैं। सपोज मेरा फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, मैं अच्छे प्रॉफिट में से अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होंगी। डिविडेंड अगर किसी को नहीं पता तो डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर्स को एक इनकम या रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। एक फर्म के लिए डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आप अर्न कर रहे हो अच्छा प्रॉफिट और अगर आप डिविडेंड देते हो तो आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपकी रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है, ठीक है।
तो हायर प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब मैं हायर डिविडेंड दे सकती होंगी, और डिविडेंड अच्छा दे रही होंगी इसलिए मेरी रेपुटेशन अच्छी हो रही होगी मार्केट के अंदर, है ना। मैं अच्छा डिविडेंड दे रही हूँ, शेयर मार्केट के अंदर मेरी वाह वाह हो रही होगी कि यार ये कंपनी का जो मालिक है या फिर शेयर्स है उस पर बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है, और इसी रेपुटेशन की वजह से मेरे शेयर्स की शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ रही होगी, है ना। और डिमांड बढ़ रही होगी तो इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे शेयर्स की प्राइस बढ़ रहे होंगे, है ना। नहीं आया समझ, फिर से समझते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। क्या हो रहा होगा कि मेरे फर्म के जो शेयर्स हैं उन मेरे पास प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, मैं अच्छा डिविडेंड दे रही हूँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो जो बाकी के जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि जो बाकी के इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो ये सुन रहे होंगे अरे यार टाटा पावर में ना बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, यार मुझे भी चाहिए टाटा पावर का शेयर, और मेरे शेयर जो टाटा पावर कंपनी है उसकी डिमांड बढ़ रही होगी, लोग कह रहे होंगे कि यार मुझे ये चाहिए। अब अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई इतनी नहीं होती है तो क्या होता है, उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है ना। बिल्कुल इको का लॉजिक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ आना चाहिए आपको। और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, और हमने वेल्थ के अंदर क्या देखा था या फिर वैल्यू के अंदर क्या देखा था, तो वो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस था, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस इंक्रीज कर रही हूँ तो वेल्थ इंक्रीज हो रही होगी, है ना। तो मतलब वेल्थ अगर बढ़ रही है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसलिए वेल्थ बढ़ रही है ना। और हमने एक जर्नी सीख ली कि प्रॉफिट से हम लोग हाई मार्केट प्राइस पे कैसे पहुंचे, हाई वेल्थ पे कैसे पहुंचे। ओके, पॉइंट नंबर 1 डन। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें हो रही होंगी तभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा होगा, इतना टफ नहीं है समझना, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब मैंने अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर रखी होगी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास अपनी शॉर्ट टर्म की जो ऑब्लिगेशंस है ना उसको मीट करने के लिए इनफ पैसा पड़ा है, मतलब मेरे पास पैसा पड़ा है ताकि मैं अपने नियर टाइम लायबिलिटीज़ को मीट कर सकूं, ठीक है। जैसे कि कोई नियर टाइम लोन की रीपेमेंट आ रही है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मतलब मेरे पास इनफ पैसा होना चाहिए हाथ में अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, ओके। और अगर मेरे पास वो है, इसका मतलब मेरी रेपुटेशन अच्छी होगी वंस अगेन मार्केट के अंदर, और रेपुटेशन इंक्रीज हो रही होगी तो वेल्थ इंक्रीज हो ही रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग ऑल द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ये वही पॉइंट है, मतलब कि मैं सारे के सारे अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है ना, किसी भी डिबेंचर होल्डर को है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है, किसी को भी है, मैं सारी की सारी मीट कर रही हूँ। और अगर मैं मीट कर रही हूँ तो सबके सब खुश हैं, इन्वेस्टर्स खुश हैं, डिबेंचर होल्डर्स खुश हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खुश हैं, सबकी खुशी है तो वेल्थ इंक्रीज होएगी होएगी, क्योंकि रेपुटेशन इंक्रीज होएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है, मैंने फंड्स एक्वायर किए, मैंने उनको इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक ऐसी कंपनी लो जो बहुत ही ज़्यादा पैसा तो ले लेती है, ठीक है, शार्क टैंक का एग्जाम्पल लो। कंपनीज आती हैं, पैसा लेती हैं, इन्वेस्ट ढंग से करती नहीं है, चलती नहीं है, शेयर्स बढ़ते नहीं हैं। अगर कोई कंपनी आई, उसने फंड्स लिए, उसने अच्छे से इन्वेस्ट किया, उन फंड्स को अच्छे से इन्वेस्ट किया, तो मतलब कि उन्होंने रेपुटेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज की, क्योंकि इनकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे, है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज एक कंपनी आई शार्क टैंक में, अगर आपने वो देखा हो, उसकी सिप लाइन थी जिसकी अश्विनी ग्रोवर ने बहुत बेइज्जती की थी। तो उस कंपनी में क्या था, वो फंड्स मांगने आई, उसके पास पोटेंशियल कोई इन्वेस्ट करने की जगह थी उस फंड्स को, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब एक कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर वो फंड्स ले रही है, उन जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, मतलब उनके पास प्रॉफिट्स आएंगे, है ना। और प्रॉफिट्स आएंगे तो रेपुटेशन बढ़ेगी, और रेपुटेशन बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी,
ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने फंड्स को जो मैंने रेस किए हैं अच्छे से यूटिलाइज कर रही होंगी, चाहे फिक्स्ड कैपिटल में चाहे वर्किंग कैपिटल में। मतलब मैं सारे के सारे नियर टाइम ऑब्लिगेशंस भी मीट कर रही होंगी, प्लस मैं अच्छे प्रपोजल्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी मशीनरीज में इन्वेस्ट कर रही होंगी, तो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। और वेल्थ का तो हमें फॉर्मूला याद ही है, जो कि था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द प्राइस ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस। तो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ रहा होगा, तो ऑब्वियसली मैं वेल्थ को इंक्रीज कर ही रही होंगी। ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ इसको इस एंगल से समझना कि अगर सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना। और मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। मतलब या तो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हूँ, सबसे पहली बात कर रही हूँ, तो मतलब मैं मार्केट प्राइस इंक्रीज कर सकती हूँ, है ना। मैंने पूरा चेन समझाई। मैं मेंटेन कर रही हूँ लिक्विडिटी, तो मैं कहीं ना कहीं अपने मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सारे के सारे पेमेंट्स कर रही होंगी, मेरी रेपुटेशन बढ़ रही होगी, मेरी डिमांड बढ़ रही होगी, और मेरी डिमांड बढ़ रही है तो मेरा प्राइस बढ़ रहा होगा। और मैं मीट कर रही हूँ ऑल द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, फिर से वही चीज़। और मैं सारे के सारे फंड्स जो मैंने रेस किए थे किसी भी राउंड में, किसी भी तरीके से, चाहे इक्विटी, चाहे डिबेंचर्स, चाहे एंजल, चाहे वेंचर कैपिटल, कुछ भी मैंने रेस किया और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ, चाहे फिक्स्ड कैपिटल में चाहे वर्किंग कैपिटल में। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड। ये चैप्टर एमकॉम और बीकॉम के लेवल पे भी स्टूडेंट्स इसको सुन के घबराते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड और टेक्निकलिटीज से भरा हुआ चैप्टर है। बट आई अश्योर यू, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आप लोग समझ लेते हो तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू एट दिस लेवल। सो कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड जस्ट कीप लर्निंग। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो 3 तरीके के डिसीजंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, उनका स्कोप, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लूँगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना या फिर मुझे डीएम कर देना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपके फ्रेंड्स को मेरे चैनल से कुछ भी गेन हो रहा है तो आई बी मोर देन हैप्पी। प्लीज़ शेयर, please like, please hit that bell icon, and thank you once again.